बिहार में ऐसी अच्छी सड़कें, रेलवे का इतना विस्तार, आप पटना को ही देख लीजिए। मैं आज काफ़ी इंडस्ट्री और उद्योग जगत के लोगों से मिला। पटना में मेट्रो आए, ये तो शायद कभी किसी ने अपने पीढ़ियों में भी नहीं सोचा था कि पीढ़ी आगे 2 पीढ़ी तक यहाँ मेट्रो आएगी। रेलवे की इतनी ज़मीन यहाँ पटना में बीचम बीच रहा करती थी। आपको ध्यान नहीं होगा, पर जो पटना पहले से आते जाते हैं, पटना में परमानेंट कियोस्क रहता था और रेलवे की ज़मीन बीचम बीच रहती थी। और आज़ादी के इतने साल बाद जबकि रेलवे चलनी बंद हो गई उस पर, लेकिन वो ज़मीन पटना के डेवलपमेंट के लिए नहीं दी जाती थी। जब मोदी जी के पास ये लेके गए, उन्होंने कहा तुरंत रास्ता निकालो और ये पटना की सेवा में रहना चाहिए। और वहाँ पे आज आप यहाँ पे देखते हैं फ्लाईओवर्स आ गए हैं, नेटवर्क ऑफ रोड्स पटना को सर्व कर रहे हैं। एक प्रकार से पूरे बिहार में दोनों पायदान पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर डिमांड, दोनों पे आज बिहार तेजी से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उसी के आधार पर ये मैनिफेस्टो, ये संकल्प पत्र डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप करके क्या क्या काम करेंगे, कैसे कौशल बढ़ाएंगे, कैसे जो FTAs हो रहे हैं उसका लाभ बिहार में पहुंचेगा, कैसे जो मोबिलिटी एग्रीमेंट विश्व भर में अलग अलग देशों से हो रहे हैं उसका लाभ बिहार को पहुंचेगा, कैसे उद्योग आएगा, कौन सा उद्योग यहाँ पे आ सकता है। आखिर हर जगह की अपनी विशेषता होती है, अपना कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। तो बहुत सोची समझी रणनीति आपको इस संकल्प पर। सर, लेकिन आपके एक स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, अभी चुनाव मैदान में हैं, उनको मैं सुन रहा था कैंपेन के दौरान, वो कह रहे थे कि अगर अपने बच्चों को, छठ पर संबोधित कर रहे थे, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे वापस मुंबई, तमिलनाडु, दक्षिण भारत या दूसरे शहरों में ना लौटें तो तुम्हें अब व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो मतलब जंगल राज लाओ कि यहाँ से बाहर ही ना जा सको आप। मैं इथेनॉल प्लांट देख लीजिए, आज 14 इथेनॉल प्लांट लग गए हैं बिहार में। किसने कल्पना की थी कि यहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगे। मखाना बोर्ड शुरू हो गया है। मैं पिछली बार यहाँ आया था सितंबर में, तो एक बहन ने मखाना को प्रोसेस करके बड़ी सुंदर पैकेजिंग करके मेरे हाथ से पहला कंसाइनमेंट फ्लैग ऑफ करवाया, जो कनाडा, US और न्यूजीलैंड जा रहा था। अब वैल्यू एडिशन की बात बिहार के लोग समझने लगे हैं। कहाँ यहाँ एक स्टार्टअप होता था, 4000 स्टार्टअप है। रूरल रोड्स का जो जाल आज आपको देखने को मिलेगा, आप गए होंगे जरूर, बिहार में अंदर भी गए होंगे। आप क्या ऐसे ट्रैवल कर सकते थे बिहार में? क्या रात को महिलाएं बहनें सड़कों पे घूम सकती थी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के राज्य में? आप कह रहे हैं पलायन नहीं हो रहा बिहार से? देखिए, पलायन इज नॉट ऑलवेज बैड। अभी जैसे जापान में आज वो लोग 5 लाख लोग बोलते हैं कि भारत से आप भेजो, और बिहार के जो हमारे युवा युवती हैं वो तो बड़े एंटरप्रेन्योरल होते हैं, बहुत शिक्षा में बहुत आगे होते हैं। आखिर देश की सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा बिहार से भाई बहन पास होते हैं, मेरिटोरियसली पास होते हैं। अब अगर इन बच्चों को हमारे मोबिलिटी एग्रीमेंट से जापान में मौका मिलता है, तो क्या वो पलायन को आप बुरा पलायन मानेंगे? क्या अनिल अग्रवाल, वेदांता के मालिक, बिहार के हमारे सपूत हैं? आज उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी खड़ी की है, हजारों लाखों करोड़ की कंपनी खड़ी की है। वो लाखों लोगों को नौकरी देते हैं देश भर में। तो क्या वो पलायन अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार मजदूरों की फैक्ट्री। पलायन पर से गलत नहीं होता है। जहाँ तक रही बात मजदूरों की, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज बिहार के लोग खुद का उद्यमी बनते जा रहे हैं, सेल्फ जॉब क्रिएटर्स बनते जा रहे हैं। वो ज़माना गया जब बिहार के लोग जाके फैक्ट्रियों में काम करते थे या टेक्सटाइल
यूनिट्स में काम करते लेकिन डेटा तो पीयूष जी कुछ और कहता है। डेटा कहता है कि जो पर कैपिटा इनकम है बिहार की वो 66,000 रुपये है, जबकि देश की 1,72,000 रुपये है। जो आपकी जंगल राज की आप बात करते हैं, आंकड़े कहते हैं कि पिछले एक साल में बिहार में 3,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई, 2,903 आंकड़ा एग्जैक्टली। आंकड़े ये भी कहते हैं कि जो पर प्रति लाख जो अपराध दर है बिहार की वो 277 है, जो कि देश में बहुत हाई है। तो आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि आप जंगल राज की तरफ भी हैं, और जो आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप कुछ आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। विकास भदौरिया जी जितने अनुभवी पत्रकार अवश्य ये याद कर सकते हैं, याद होगा उनको कि वो ज़माने में कोई अपराध हो तो किसकी हिम्मत होती थी पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करने की। लालू प्रसाद यादव के राज्य में कोई पुलिस का शासन ही नहीं था। पुलिस स्टेशन तो चलाया जाता था उनके घर से। आपको याद होगा, अगर किसी की गाड़ी, कोई नई गाड़ी खरीदता था तो फिरौती देनी पड़ती थी। फिरौती नहीं दो तो गाड़ी उठा के ले जाते थे। पुलिस स्टेशन जाओ कंप्लेंट करने तो बोलते थे मुख्यमंत्री कार्यालय घर जाओ, और अगर मुख्यमंत्री घर जाओ लल्लो चप्पो करो लालू जी की, बाकी जो भी और इंतज़ाम करना पड़े वो कर दो, तो आपकी गाड़ी उनके घर पे ही मिल जाती थी। अब ऐसे में पुलिस स्टेशन में जब कोई कंप्लेन ही नहीं कर सकते थे तो आंकड़े क्या बताएंगे उस समय के। तो सच्चाई तो ये है कि आज जिस प्रकार से सब लोग घूमते हैं, बाहर बहनें निकलती हैं, काम करती हैं, जिस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ी है, जिस प्रकार से आज बहनें लखपति दीदी बन रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। ये उपलब्धि गिनाते हुए आपको 10 साल हो गए हैं, अब ये इसी उपलब्धि पर आप फिर से वोट मांगेंगे, और उसमें मैं आगे कैसे बढ़ेगा बिहार? एक और आंकड़ा इसमें जोड़ना चाहती हूँ। आपने कहा कि पलायन इज नॉट ऑलवेज बैड, पर पलायन कभी अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है, कभी मजबूरी के लिए भी, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे जो 2025 का है उसका मैं आंकड़ा कोट कर रही हूँ। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% है, जो कि नेशनल एवरेज के ऊपर है। हमारा नेशनल एवरेज है 3.2%, बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट है 3.4%। ये लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं बिहार से अभी भी क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। क्यों? आपको परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था और आज क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। पहले अगर भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट X होता था तो बिहार और हमारे पूर्वी राज्यों का, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल, वो 2.5x होता था, 2.5 गुना ज़्यादा। क्योंकि आज बिहार में अवसर मिल रहे हैं। आपको मैं ये बता सकता हूँ, आप देश भर में सर्वे करा लीजिए, लोगों को लेबर नहीं मिलती आज, क्योंकि लोगों को आज यहीं पे काम मिल रहा है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। आज जो पहले चले गए हैं, लालू जी के राज्य में जो परिवार चले गए, वो तो कई परिवार ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अब बाहर ही हैं। आज का युवा यहाँ से नहीं जाता है। आज का युवा यहाँ पे आमदनी करता है, अपने खुद की आमदनी करता है, व्यापार करता है, यहाँ नौकरी के साधन बन रहे हैं। आज आप फार्मर्स को पूछ लो देश भर में, उनको लेबर नहीं मिलती है। फैक्ट्रियों में, मैंने खुद जब फैक्ट्री शुरू की थी आज से 40 साल पहले, तब हमारी फैक्ट्री में बिहार का लेबर आया करता था। आज आप फैक्ट्रियों में जाओ, कोई बिहार का लेबर, युवा नहीं मिलेगा। जी, स्वरोजगार तो ठीक है, लेकिन नौकरियों की कमी है बिहार में, और इसलिए आपको भी अपने घोषणा पत्र में 1 लाख नौकरियों का वादा करना पड़ रहा है। 1 करोड़, सॉरी, और अंडरमाइन मत करिए। और महागठबंधन तो 3 करोड़ 5 करोड़ नौकरियों की बात कर रहा है। नौकरी कैसे देंगे? इंडस्ट्री कैसे आएगी? महागठबंधन कह रहा है कि मैं 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा। अब विकास जी, यहाँ के बजट का साइज आपने देखा होगा। नीतीश जी के आने के बाद जो बजट 13 गुना बढ़ा है, वो बजट को भी देखें अगर, तो उसके 25 गुना भी बढ़ जाए, तब भी आप 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाओ। हमने जो कहा है वो करने लायक काम का है। हमने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां, इसमें सरकारी नौकरियां भी हैं, केंद्र सरकार की नौकरियां भी हैं, इसमें निजी क्षेत्र की नौकरियां भी हैं। एक प्रकार से एक प्रैक्टिकल वादा जो पूरा किया जा सके, जिसमें एग्री प्रोसेसिंग का बड़ा योगदान होगा, किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी
और हमारे युवा युवतियों को भी काम मिलेगा। हमने डिफेंस, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आए उसका प्लान बनाया है। हमने प्लान बनाया है कैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनीज आए। हमने प्लान बनाया है कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क लगे। गया में हमारा इंडस्ट्रियल पार्क का काम शुरू है। आगे चल के और कम से कम 5 और इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे लगे। ये मैं सितंबर में आया था तब मैं घोषणा करके गया हूँ। 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स हमने केंद्रीय बजट में जो अनाउंस किए हैं, उसका बिहार में भी हम इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये एक प्रकार से सशक्त बना रही है। पीयूष जी, एक सेकंड, ये इंडस्ट्रियल पार्क की क्योंकि आपने बात की, 20 सालों में मैं चेक कर रही थी, आपके 94 इंडस्ट्रियल पार्क बने हैं। अब आपने मैनिफेस्टो में बोला है कि अगले 5 साल में आप 380 इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। ये तो वही हो गया ना जो आप महागठबंधन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जब आपने 20 सालों में 94 पार्क लगाए, तो अब आप अगले 5 सालों में 380 कैसे लगाएंगे? इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आधार खराब हो, आखिर हमने जब शुरुआत की थी तब तो यहाँ पे अराजकता चलती थी, एकदम लॉलेसनेस था। जो जंगल राज लालू जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने देखा है, तब कौन आके बहन यहाँ पे फैक्ट्री लगाता, आप सोचिए जरा। टेल मी एनी सेंसिबल बिजनेसमैन जो उस समय में यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाता। लेकिन पीयूष जी, हमने यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, हमने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, हमने यहाँ पे लोगों को सशक्त किया। यहाँ का आमदनी बढ़ी लोगों की तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी तभी तो आके यहाँ पे कोई उद्यमी फैक्ट्री लगाएगा। वो फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही पीयूष जी, इसकी वजह बताइए थोड़ी देर तभी तो इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट जब बनता है और बढ़ता है तभी हिम्मत होती है कि उससे 3 गुना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट हम लगाएंगे स्टेट में। तो एक प्रकार से प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस में हम खरे उतरे हैं, ये प्रोसेस में हमें सफलता मिली है। हमारे कार्यकाल में जो प्रगति हुई है वो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए आज ये लोकप्रियता मोदी जी और नीतीश जी की जमीनी स्तर पर देखने अभी थोड़ी देर पहले उदय शंकर जी आए थे यहाँ पर, स्टार जियो के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो लोग जाते हैं बिहार से निकल के बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने वेदांता के अनिल अग्रवाल जी का नाम लिया। बात यह है कि आप यहाँ से निकल के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, लेकिन आप बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा पाते हैं क्योंकि अभी माहौल अभी भी नहीं है यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर माहौल में इंडस्ट्रिस्ट के लिए डर है कि फिर से वैसा दौर ना आ जाए जंगल राज वाला। हाँ, तो वही तो बचाने के लिए हम मैदान में उतरे। तो अब इंडस्ट्री कैसे पुराना दौर नहीं आ जाए, कहीं गलती से भी कोई जनता है भूल चूक में भी लालू यादव और तेजस्वी यादव से ज्यादा रहने के बावजूद अगर डर है तो आगे भी ये डर नहीं रहेगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? वो इससे नहीं रहेगा क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं और वो ये गलती नहीं करेंगे कि फिर एक बार समोसा राज्य ले आए, फिर एक बार एक ऐसा नेता ले आए जो चारा में भी चोरी करे और नौकरियों में भी चोरी करे। वो गलती बिहार के लोग फिर नहीं करेंगे, इसलिए हमें विश्वास है कि जंगल राज नहीं आए। पीयूष गोयल जी, बिहार के बहुत से लोग मुंबई से आते हैं, बिहार के बहुत से लोग मुंबई जाते हैं, जाया करते थे, अभी भी जाते हैं। आजकल बहुत कम लोग जाते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि कुछ तस्वीरें हम देखते हैं। मैं तो मुंबई का हूँ जी, इसीलिए मेरा सवाल आजकल लोग मिलते नहीं है मुंबई में। सर जब हम डिपार्टमेंट ने कितनी स्पेशल ट्रेन चलाई अभी छठ पे? नहीं, तो परिवार इतने सालों से वहां पे हैं। मेरे क्षेत्र में कितने बिहार के परिवार रहते हैं उत्तर मुंबई में, अब वो सालों साल से रहते हैं, कोई 25 साल, कोई 40 साल। अब उनके लिए छठ के लिए हम ट्रेन नहीं चलाएं क्या? उनको सुविधाएं नहीं दें? सर लेकिन पिछले दिनों जो हमने तस्वीर ये कह रहे हैं कि नई जनरेशन जाना बंद कर चुकी है। नई जनरेशन आज के दिन कोई मैं देखता नहीं हूँ मुंबई में बड़े पैमाने पे आ रही, कोई नहीं आ रही। सर पिछले दिनों जो हमने तस्वीरें, शॉर्टेज है जी। कल परसों की बात कर रहा हूँ, शक्तिवेल करके एक बड़े टेक्सटाइल क्षेत्र के बड़े उद्योगपति तिरुपुर उन्होंने शुरू किया था। परसों आए थे, मैं चर्चा कर रहा था क्या स्थिति है तिरुपुर की, क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे नए FTAs का, क्या US की वजह से कोई तकलीफ है। बोला 4-5 फैक्ट्री के अलावा सब फैक्ट्रीज पूरी कैपेसिटी पे चल रही हैं।
4-5 जो ज़्यादा डिपेंडेंट थी वो अभी डाइवर्सिफाई कर रही है यूएस के बदले नई मार्केट्स में, और बोला आज आप 30,000 लोग भेज दो। ये परसों की बात है। आज आप 30,000 लोग भेज दो, सबको हम कौशल भी दिलाएंगे, स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और नौकरी भी गारंटी करेंगे। आपने यूएस की बात की, तो यूएस इंडिया ट्रेड डील की खुशखबरी आप कब देने वाले हैं? जब तय हो जाएगा तब आपको खुशखबरी दे देंगे। तो पेच कहाँ अटका हुआ है? देखिए, ट्रेड डील बड़े संवेदनशील तरीके से नेगोशिएट की जाती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जैसे कांग्रेस ने एक जमाने में चाइना के साथ भी ट्रेड डील करनी शुरू कर दी थी, आरसेप। हम जो ट्रेड डील करते हैं बड़ी सोच समझ के करते हैं। भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमई के हितों को, भारत के मछुआरों के हितों को, सबको नजर में ध्यान में रखते हुए देश हित में जब डील फाइनल होगी तब तय हो बिहार के चुनाव से पहले यहाँ पर खुशखबरी आप दे पाएंगे? देखिए, खुशखबरी बिहार की वो होगी जो 14 तारीख को मतपेटी में से निकलेगी कि नीतीश जी की सरकार बिहार में फिर एक बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी का शपथ ग्रहण होगा। वो उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। यूएस का ट्रेड डील तो अपने आप में हो जाएगी। यूएस ट्रेड डील के हिसाब से हमारी सरकार बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं बना रही है। यहाँ का उज्जवल भविष्य नीतीश जी और मोदी जी बनाए। कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कभी कहा जाता है कि विधायक दल का नेता चुनेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कभी ये कहा जाता है कि नहीं नीतीश कुमार होंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे। मुझे लगता है कि आपने शायद मिस कर दिया है। मेरे बाद अमित भाई आने वाले हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से कहा है कि ये प्रदेश की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बने, उसके लिए हम ये चुनाव में एनडीए मैदान में उतरा। अच्छा, आपने नीतीश जी की बात की तो एक मैं इसका फॉलो अप पूछना चाहती हूँ। मैंने देखा पिछले 24 घंटे में अचानक से एक बाढ़ सी आ गई है कि जितने नेता एनडीए के हैं वो कह रहे हैं कि देखिए कल जब बारिश हो रही थी तो तेजस्वी यादव पटना में बैठे थे, पर नीतीश जी 7 रैली कर रहे हैं, 9 रैली कर रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और आज उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो महागठबंधन का हमला था, सच्चाई बोल रहे हैं, बट सर डिड इट गेट अंडर योर स्किन? क्योंकि ये बड़े टाइम से बोल रहे हैं, बट क्या ये थोड़ा बहुत हिट होम करने लगा था कि अचानक डैमेज कंट्रोल हुआ? आपको पूरी सच्चाई से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्यों, मैं अभी अभी ब्रोकन न्यूज का सीरियल खत्म करके आया हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने देखा उसका सेकंड सीरीज। तो मुझे लगता है कि सच्चाई हम रखें देश के सामने और प्रदेश के सामने, वो हमारा दायित्व है जितना आपका भी दायित्व है। तो अगर वो बारिश में घर में बैठे थे तेजस्वी जी और नीतीश जी जनता के बीच अपना अपने लोगों के बीच में थे, तो वो सच्चाई तो लोगों तक पहुंचाने में कोई गलत बात नहीं। पर अचानक से क्यों? कहीं डैमेज कंट्रोल तो नहीं था कि लोगों में इंप्रेशन बनने लगा है कि कहीं नीतीश जी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि आपने सही अपने आप को महागठबंधन बताया कि जब से ये शुरू हुई है बातचीत पावर प्ले की, तब से आप तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का अभाव मुझे दिख रहा है और आपसी झगड़ा दिख रहा है कि मैं पूछूं या मैं पूछूं या मैं पूछूं, मुझे लगता है आपने महागठबंधन एक प्रकार से एकदम परफेक्ट लोगों तक पहुंचाने का आज सिलसिला किया। सर वो उस वक्त चिराग जी और मांझी जी सीट बंटवारे के टाइम भी जो है इसी तरह परेशान थे। हाँ, अभी किसके थे? मांझी जी और चिराग पासवान। मांझी और चिराग पासवान भी जब सीट शेयरिंग हो रही कोई थी, तकलीफ नहीं थी। किसको? सर मेरा सवाल, आपको तकलीफ दिख रही थी चिराग जी के साथ, तो हमारा रोज का उठना बैठना है। सर मांझी जी तो बाहर आकर बोल रहे थे, बयान दे रहे थे। मांझी जी तो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूँ। कुशवाहा जी के साथ नित्यानंद राय जी की बहुत सी बैठकें हुई। उसी बातचीत में कहा कि मेरा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेगा मैं वो करूंगा। उसी के साथ साथ सर उसी वार्तालाप में मेरा सवाल सर आपसे मुंबई से रिलेटेड है। आप सर मुंबई से आते हैं और बिहार के बहुत से लोग मुंबई में काम करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जो पहले गए थे, पिछले दिनों हमने सर देखा पिछले दिनों हमने देखा कि लोग मराठी और गैर मराठी को लेकर पिटाई की बहुत सी तस्वीरें आई। उनको देखकर बहुत तकलीफ होती है कि बिहार के लोग हैं वहां जा रहे हैं। बेशक
उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन हो, लेकिन बिहार के लोगों की पिटाई हो रही है, नहीं तुम मराठी बोलोगे तो ही यहाँ रहोगे, मराठी नहीं बोलोगे तो नहीं रहोगे। ये किसी को भी महाराष्ट्र में स्वीकृत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा रहा है तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो दोनों ये महागठबंधन के साथ खड़े हैं, इनका एजेंडा था ये। आप शायद भूल रहे हैं कि ये जो आंदोलन राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी ने चलाया, ये दोनों महागठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस और आरजेडी के साथ इनको उद्धव ठाकरे जी की आपको चित्र हजारों दिखेंगे, ये इनके पार्टनर हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इस महागठबंधन को भूल के भी फिर एक बार गलती से भी बिहार में आने नहीं देना चाहिए। यहाँ भी जंगल राज करेंगे और अपने लोगों को भी भविष्य में कुछ अच्छी सहूलियत नहीं देंगे। अच्छा पीयूष जी, आपने बैड पलायन और गुड पलायन की थ्योरी दी, हमने पहली बार ऐसा शब्द सुना है। क्या आप आंकड़ा दे सकते हैं कि बिहार से कितने लोग गुड पलायन करके गए? देखिए, आंकड़ा का सवाल नहीं है, अवसर का सवाल है। अगर कोई व्यक्ति जाके बड़ा काम करता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है, देश। अब मैं जब मंत्री बना 11.5 साल पहले, तब मेरे सेक्रेटरी बिहार से थे। आर.के. सिन्हा बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी बने। अब वो आईएएस की पढ़ाई में उज्जवल रैंक लेके देश की सेवा कर रहे थे, तो बिहार से गए ना, देश की सेवा करी उन्होंने वर्षों वर्षों तक। कांग्रेस के दौर में गुड पलायन किया? दौर में मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि कोई हर एक आदमी जो यहाँ से गया, मैंने कोई उसको सेक्टोरली टाइम वाइज तो नहीं बोला कि जो पहले गए वो बैड पलायन था और जो अनिल अग्रवाल भी वैसे पहले गए थे। सवाल वो नहीं होता है, सवाल ये होता है कि अवसर जहाँ पे अच्छा मिले आदमी ने उसको ग्रैब करना चाहिए। आज बिहार में अवसर मिल रहे हैं, आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ बिहार में, रेलवे आ रही है, हाईवेज आ रही है, रूरल रोड्स आ रही है, नल से जल पहुंच रहा है, गरीबों को मुफ्त में घर मिल रहा है। ये सब चीज़ों में अवसर आते हैं ना, देयर इज अपॉर्चुनिटी, लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। आखिर जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो लोग काम करते हैं ना उसमें। पर अगर माइग्रेशन के हम आंकड़े देखें, देखिए अब हमने सामंजस्य बैठा लिया है तो अब माइग्रेशन के आंकड़े लेट हो देखें, गया, अब हम जॉइंट मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। लेट हो गए, आप सामंजस्य बनाने में लेट हो गए, जनता ने अपना मन बना लिया। तो 2010 में 1.2 मिलियन लोग थे जो बिहार से हर साल नौकरी की खोज में जाते थे बाहर, पलायन जो होता था। इस दशक में ये बढ़ करके 2.5 मिलियन हो गया है। हर साल 2.5 मिलियन लोग बिहार से जाते हैं और इनमें से ज्यादातर जो हैं 18 से 25 की उम्र में होते हैं। कहाँ से आंकड़ा लिया आपने, जरा बताइए, सोर्स बताइए। इसका सोर्स मैं आपको 2 मिनट में बैठाऊंगी, 2 मिनट में बताऊंगी। बट नो, बिकॉज़ आई हैव नॉट हर्ड दिस एवर बिफोर। जब तक पद्मजा अपना सोर्स कंफर्म कर रही है, ये कहीं अगला सवाल ले लेते हैं। इंटेलिजेंस पे आप मत भरोसा करना, नहीं, आर्टिफिशियल रियल इंटेलिजेंस पे भरोसा। ठीक है, तब तक दूसरा सवाल ले लेते हैं। तब तक दूसरा नहीं, ये दर्शाता है कि आप लोग सिर्फ कुछ ना कुछ बात अगर करते हैं। नहीं, डेटा हमारा पक्का होगा, डेटा पक्का होगा, इसमें कोई सर्च करना चाहिए और सही आंकड़े जनता तक पहुंचे, ये आपका भी दायित्व। सर, आपके विरोधियों ने तो रिसर्च किया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, प्रशांत नहीं सर, आपको मौका सर विरोधियों, बेचारे विकास तो मेरे मित्र हैं सर, ये ऐसा मत करो, मेरे साथी हैं सर। विकास बेचारा कहाँ से हो गया, पूरी राजनीति चल रही है, पूरी तरीके से खत्म कर दो। हमारी सरकार विकास के साथ खड़ी है, विकास के साथ। तो आप मेहरबानी करके विकास को मौका दीजिए, ये महागठबंधन विकास को कहीं खत्म ही ना कर दे। अच्छा सर, मैं सवाल ले लेता हूँ, चलिए आपकी बात मान लेता है हमारा महागठबंधन। करीब मतलब आपको महागठबंधन को हमारे एजेंडा पे आना पड़ गया। नहीं ठीक, वो कह रहे हैं आप उनके एजेंडे पे, तेजस्वी कह रहे हैं आपने कॉपी किया उनका मैनिफेस्टो। अब ये जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, वो लोग ऐसे ही रोते रहते हैं पूरे टाइम। तो ये तो चुनाव के पहले ही रो रहे हैं, मतलब एग्जाम में फेल होना इनका निश्चित है। जो लोग चुनाव के पहले इतने कमज़ोर होते हैं और रोज़ बच्चों की तरह रोते हैं, वो क्या देश का नेतृत्व करेंगे, क्या देश को विकास देंगे, क्या देश को आगे बढ़ाएंगे, क्या इस प्रदेश में
अवसर क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है फेल्ड एक्सपेरिमेंट है महागठबंधन। ये जो अपने बच्चों को बिठाने का सिलसिला इस प्रदेश में, लालू यादव जी चाहते हैं तेजस्वी यादव बन जाए। तेजस्वी जी के भाई उखड़ के बैठ गए कि भाई उनको क्यों, मुझे क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बहन नाराज ना हो इसलिए उनको दिल्ली भेज दिया जाता है। वहाँ पे सोनिया जी बार बार रॉकेट लॉन्च कर रही हैं पर वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाते हैं दुर्भाग्य से। ये दोनों केंद्र और राज्य में महागठबंधन का फेलियर का प्रतीक है और ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी फेल्ड एक्सपेरिमेंट के सिंबल है। मुझे नहीं लगता बिहार की समझदार जनता इनके ऊपर विश्वास करे। अच्छा, थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि एग्जाम से पहले बीजेपी ने 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए। इनका रिपोर्ट कार्ड इतना स्ट्रांग था, इन्होंने विकास की ऐसी धारा बहाई थी कि उसके बावजूद इनको अपने एग्जाम से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में क्या डालने ये पड़े। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, बहनों, कन्हैया कुमार जी, हमारी बहनें जो बिहार की इस 10,000 रुपए के आधार पर आत्मनिर्भर बनेंगी, इसके आधार पर अपना कुछ काम शुरू करेंगी, इसके आधार पर 1 करोड़ बहनें जो लखपति दीदी बनेंगी, क्या कन्हैया कुमार जी उनको वंचित करना चाहते हैं? क्या कन्हैया कुमार जी और ये महागठबंधन अगर सरकार में आ जाएगा तो ये बहनें अगर आगे जाना चाहें तो इनको मदद देने से मना कर देगा? हमने तो कहा है हम 2 लाख रुपए तक हर उस बहन को देंगे जो इस 10,000 का सदुपयोग करके अपने जीवन के शिल्पकार बनेंगे। तो मुझे लगता है कन्हैया कुमार जी जैसे नेताओं को अगर बिहार की बहनों ने गलती से भी वोट दे दिया तो उनका तो लखपति दीदी बनने का सपना चूराचूर हो जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ हम ये होने देंगे। हम नीतीश कुमार जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार की जनता पूरी तरीके से मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ी है और उनको विश्वास है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है, नीतीश जी ने जो वादा दिया है, जो संकल्प हमारे नेताओं ने लिया है, उसको पूरा करेंगे और पूरा करके बिहार को नई विकास की ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जो हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सही कैंडिडेट, सही चेहरे को वोट पड़ना चाहिए। आपका जब एजेंडा फॉरवर्ड लुकिंग है, महिला सुरक्षा का है, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि अभी भी अनंत सिंह जैसे बाहुबली को कैंडिडेट के तौर पर जेडीयू को उतारना पड़ता है? और श्योर आप ये कह सकते हैं कि बाकी पार्टी से भी आ रहे हैं, पर ये क्लीन अप कब होगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी पार्टीज ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम एक गठबंधन मिलकर पार्टीज काम कर रही हैं, अच्छी सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। नीतीश कुमार जी ने जो सरकार चलाई है उनका ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। मोदी जी ने जो सरकार केंद्र में चलाई है वो हम सब ने अनुभव किया। अच्छी सरकार का वादा, सुशासन का वादा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही जनता को विश्वास है कि मिलेगा और उस वादे पे हम खरे उतरेंगे, ये हम गारंटी लेके आए। आपको लगता है कि जो एसआईआर का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले उठाया गया था, उसका ज़मीन पर कुछ असर हुआ, उसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है? नहीं, पर आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मुंबई चला गया है 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले और अभी तक उसका नाम यहाँ कटा नहीं है तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो क्या उसका वोट रहना चाहिए या कटना चाहिए? ये बिहार की जनता तय कर ले। क्या वो चाहते हैं कि घुसपैठी आके इस प्रदेश में राज करें? क्या वो चाहते हैं कि घुसपैठी जिसको चुने, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता, क्या घुसपैठियों के आधार पर चुन के जीते जाएं और वो इस प्रदेश में राज करके फिर से जंगल राज बनाए? क्या बिहार की जनता ये चाहती है? आखिर इलेक्शन कमीशन हर कुछ वर्षों में इलेक्शन रोल को क्लीन अप करता है और इस बार टेक्नोलॉजी की भी सहायता मिली है उनको। टेक्नोलॉजी की सहायता से जो सही माने में यहाँ पे वोट देने के लिए एलिजिबल है
उनको वोट, किसी का भी वोट कटा नहीं है। कोई 4 आदमी खड़े कर दो, 4 महिलाएं खड़े कर दो सामने जो एलिजिबल है, जिनका वोट कटा है, वो तो एक भी नहीं खड़ा कर पाए हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार बोल रही है प्रमाण दो। ये सिर्फ भाषण देना या आंदोलन करना या झूठ फैलाने की कोशिश करना, उसके आधार पर नहीं जनता भ्रमित होने वाली है। पीयूष जी, आखिरी सवाल कि आपके करीबी रहे प्रशांत किशोर कह रहे हैं आपने नीतीश राज देख लिया, लालू राज देख लिया। वो कह रहे हैं मुझे भी मौका दीजिए। बहुत से लोगों ने यहाँ दिल्ली वाला केजरीवाल भी मान रहे हैं। मुझे लगता है आज जो स्थिति है उसमें वो रेस में भी नहीं है। स्वयं जो नेता इलेक्शन लड़ने का भी साहस नहीं करता, उनका भविष्य तो हम सब अनुभवी हैं। आप पत्रकार के रूप में, मैं राजनीति के रूप में, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एग्जाम में बैठ के टेस्ट हो सके, वो कहाँ जाके कोई इम्पैक्ट कर सकता है। तो ही इज नॉट अ फैक्टर इन दिस इलेक्शन एट ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक नंबर देते जाइए। महागठबंधन तय कर ले भाई। महागठबंधन के लिए एक नंबर दे दीजिए, नंबर कितना तो आएगा आपको महागठबंधन का और कितना आएगा एनडीए का। मुझे लगता है कि जो परिस्थिति जमीनी स्तर पर दिख रही है, जिस प्रकार से उत्साह है बिहार के लोगों में, बिहार की जनता में, जिस प्रकार का काम हुआ है गत वर्षों में, जो लोगों को अनुभव हुआ, जो लोगों के घर तक पहुंचा, आखिर मुफ्त घर गरीबों को मिला है, नल से जल गरीबों के घर तक पहुंचा है। 80 करोड़ लोगों को देश में जब मुफ्त में अनाज मिलता है तो बिहार के हर गरीब को मुफ्त में अनाज उनके घर तक मिलता है, और कोविड में तो 2 गुना मिला। जब आयुष्मान भारत से मुफ्त में इलाज बिहार के गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग तक जाता है, तो वो उसका लाभ अनुभव करते हैं। जब हमारी बहनों को आज शौचालय के लिए खेत में नहीं जाना पड़ता है, हर घर में शौचालय बनता है, मुफ्त में बनता है, और ये सब चीज़ों में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये सब चीज़ें लोगों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचती। जब इंटरनेट आज हर एक बिहार के युवा युवती तक पहुंचता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें आज बिहार के गांव-गांव तक पहुंची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी। आपको माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोकना पड़ रहा है, मैं समय की बहुत कमी है और हमारे दर्शक हमारे अगले मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मंच पर होंगे, तो आप टेलीविज़न छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, बने रहिए NDTV। और ऐसे ही आप गठबंधन में जो झगड़े चल रहे हैं उसको उजागर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।